हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है नेट का एग्जाम आने वाला है, तो हम पूरा डिटेल में हर कॉन्सेप्ट नहीं स्टडी कर पाते, टाइम बहुत कम है। तो मैं आपसे डेली बेसिस पे सिर्फ सिंपल सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जिससे आप इंस्टेंट कोई भी क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर सकते हैं रेलिवेंट टू इट। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो ये आपने डायग्राम तो बेसिक देख रहे हैं, हम प्लस टू से भी देख रहे हैं इसको, प्लस वन प्लस टू में भी था केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेस होते हैं तो ये एक सिंपल ट्रायंगल की शेप में बनता है, और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में ये इन्वर्ट शेप में होता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम। रेस्ट सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है, जो 2s का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा 2s ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। देन क्या है, अब यहाँ पे ये चीज इन्वर्ट होती है। अब अगर इसके बेसिक्स में जाए थोड़ा सा समझने के लिए, मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। जब 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम होते हैं तो जो 2s और 2p की एनर्जी है वो काफी सिमिलर होती है, तो वो बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कर पाती है, और वो इतनी अच्छे से मिक्सिंग करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एज अ रिजल्ट वो जो 2pz है उसको पुश कर देती है, पुश अवे कर देती है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। तो एनर्जी राइज होने के कारण ये अपर लेवल में आ जाता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी एक मिक्सिंग करती है, एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, तो एनर्जी इसकी लोअर होती है। अगर आप बात करोगे 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा में, अगर हम बात करेंगे, जो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर का काम भी आ जाता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का। तो न्यूक्लियस में पावर बढ़ने लगती है। ओके, तो न्यूक्लियर में जब पावर बढ़ती है तो वो करता है कि 2s को अपनी ओर खींचता है, मतलब 2s पे भी इफेक्ट पड़ता है, 2p पे भी इफेक्ट पड़ता है। बट क्योंकि 2s की एक स्फेरिकल सिमेट्रिक कल शेप है, एज वेल एज वो क्लोज भी है, तो 2s पे तो काफी पुल रहता है न्यूक्लियर का आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, उससे जो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, 2s ऑर्बिटल्स को अपनी ओर पुल करता है, तो 2s और 2p की एनर्जी में गैप आ जाता है। तो वो जो एनर्जी गैप आता है, जिससे क्या होता है उनमें जो मिक्सिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फिर पैटर्न होता है फिलिंग का, फिर सिंपल वही चलता है। तो पहले सिग्मा 2pz में ही फिल होगा, फिर 2px 2py में। तो ये जो टिपिकल ट्रेडिशन मेथड से ही फिर फिलिंग होती है, बिकॉज वो पुश अवे नहीं कर पाता है, तो इट इज इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड ट्रायंगल। अगर आपने माइंड में रखना तो आप बोल सकते हो कि 14 इलेक्ट्रॉन और लेस में ट्रायंगल, एंड मोर देन 14 में इन्वर्टेड ट्रायंगल। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, अब आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन सॉल्विंग पे या जो कॉन्सेप्ट्स पे। ओके, तो क्या होता है, कई बार सीधे जैसे पेपर में पूछा गया हो, बोरोन का पूछा है उन्होंने B2 का, है ना, तो B2 का पूछते हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो पूछ लेते हैं अलॉन्ग विद जैसे टर्म सिंबल की बात करें, टर्म सिंबल के साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हमें सबकी रिमेंबर नहीं होती है क्या है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, राइट। तो अब उसको कैसे इजी ट्रिक से पता करना है, तो पहली बात तो ये समझिए, किसी भी आपको कोई भी B2 दिया है, O2 दिया है, N2 दिया है, कुछ भी दिया है, अब उसको ये देखिए पहले तो उसका नंबर कितना बन रहा है, मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल है उनको एटॉमिक नंबर्स को जब हम जोड़ रहे हैं, जैसे अब N2 है, N2 में क्या है, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है ये, राइट, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे अगर C2 की बात करूं तो 6 + 6 क्या होगा, 12, राइट। तो जब आप ऐसे देखोगे, अब मान लो मैंने इसमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो यू डोंट नीड टू फिल ऑल दिस एंड देन फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, है ना, एंटी बॉन्डिंग माइनस, ये मतलब बॉन्डिंग माइनस जो हम लगाते हैं, तो वो सब ऐसे फॉर्मुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक ट्रिक से रिमेंबर कर सकते हो। आपको सिर्फ कीप इट इन अ माइंड, जो 14 है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो काउंट कर रहे हो आप, तो 14 इलेक्ट्रॉन जो है, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। ऐसे आप कम पे चले जाओ, 13 पे जाओगे तो 0.5 कम होता जाएगा, 12 पे जाओगे 0.5 कम हो जाएगा, 11 पे जाओगे फिर 0.5 और कम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब हमने इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, ठीक है, अब N2 में 7 + 7 14 है। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, मैं देख के ऐसे ही जज कर सकती हूँ, ठीक है। अब 13 का 2.5 होगा, 12 का कितना होगा, 2 होगा, 11 का 1.5, 10 का 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे अगर हम नीचे की तरफ आए, अगर 15 है तो फिर से 0.5 कम कर दो, 14 का 3 है, 15 का कितना होगा, अगर बढ़ेगा चाहे कम होगा तो 0.5 का डिफरेंस आएगा। ओके, सो इट्स अ वेरी क्लियर, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला लगा के, तो डोंट नीड टू गो थ्रू दैट, टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, बायो इनऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक बार हमारे पास सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है एक ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन है हमारे पास, एक सुपर ऑक्साइड है एक पर ऑक्साइड है। अब उन्होंने पूछा इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी। अब आपको रिमेंबर नहीं है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, हाउ कैन यू रिलेट इट टू दिस कॉन्सेप्ट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे, इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 8 × 2 16, ऑक्सीजन की 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 8 × 2
16 प्लस -1 का जो चार्ज उसका क्या हो गया, एड हो गया 1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड हुआ, 8 इंटू 2 16, ये बन गया 17। सिमिलरली ये क्या बन गया, 18 बन गया। ओके, अब पर ऑक्साइड किसमें फॉर्म होती है, हीमोसियानिन में। सुपर ऑक्साइड किसमें होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। ओके, तो अब अगर हमें देखना, अब हमें 17 है, ये 18 है। ओके, अब हमें पता है 17 का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.5, 18 का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा जितना कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे अब हम वो पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी तो स्ट्रांग होती है ना। ठीक है, मान लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा, ठीक है, अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, पर इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, लार्ज होगी। ठीक है, तो अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर कम है तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहीं अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर अगर कम रहेगा, मतलब ठीक है, अगर हमारा ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी जो वो क्या होगी, वो भी कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों में यहाँ पे देखें, अब बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका 1 है। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम सीधे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में जाएं, बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी कम होगी, इसी की कम होगी ना। ठीक है, दैट्स वाई जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो होती है नियर बाय 850 और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1100 के आसपास होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी। ओके, तो आपको सिंपली बॉन्ड ऑर्डर देख के आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का पता कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ का पता कर सकते हो। वन मोर थिंग, जब भी आप कोई ट्रिक्स देखते हो, डायरेक्ट सॉल्व करते हो, तो उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, उस चीज को भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है, दैट इज ऑफ कार्बोनिल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स आई एम ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। मान लीजिए CO प्लस है, ठीक है, अब CO प्लस 6 प्लस 8 14 -1 प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो -1 13। ठीक है, ये हमारा आ गया 13। अब 13 में हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है। CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। बिकॉज इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव है बॉन्डिंग से नहीं आता, जिसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है। इट इज 3.5, इट इज नॉट ए 2.5। दैट्स वाई अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, वहीं अगर हम बात करें CO की तो इट इज 6 प्लस 8 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CO प्लस का कितना है 3.5, इसीलिए CO प्लस की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू CO की। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी सभी केसेस में ये एज इट इज चलेगा। इसके अलावा अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर का पता लग गया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का पता लग गया, थोड़ी सी और डिटेल में अगर हम जाए, हम ये भी पता कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। मान लीजिए ये एक गोल्डन रूल है, जितने भी अगर इवन आ रहा है, ठीक है, आप एटॉमिक नंबर्स को उनके ऐड कर रहे हो एक, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को जैसे 5 + 5 क्या आ गया 10 आ गया, अब इसको ऐड करोगे तो ये आ गया इवन नंबर 10। ऐसे कार्बन के, नाइट्रोजन, तो जहां पे भी इवन नंबर आ रहा है वो सारे क्या है डायमैग्नेटिक, जितना भी ऑड आ रहा है वो क्या है पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये भी अलग से रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या कहीं से भी पहले आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करो फिर आप चेक करो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली देख के बता सकते हो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। एंड सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 है या 16 है, इवन नंबर में ओनली 10 और अगर 16 है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी के जितने भी इवन हैं, 10 और 16 को अगर छोड़ दो तो बाकी जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं वो सारे आपके क्या हैं डायमैग्नेटिक है। ओके, सो इसीलिए जो 10 और 16 वाले होते हैं ये मोस्टली जब आप वो पढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR के बारे में पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आप ये पैरामैग्नेटिक होने के कारण इसलिए ये सारे ESR एक्टिव भी होते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन की हम तभी बात करते हैं जब हम बायो इनऑर्गेनिक में भी जाओ तो उसके जो हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इसीलिए बात करते हैं। सो दिस इज अ ओवरऑल ट्रिक और कंसेप्ट। अब आपको पता लग गया होगा कि पहले तो ये आप इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल रिमेंबर कर सकते हो, फिर आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में कंपैरिजन कर सकते हो, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ऑप्शन से इलिमिनेट करके। एंड एज वेल एज प्लस एक्सेप्शन याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो एक्सेप्शन को भी नहीं छोड़ना है। प्लस वहां से आप पता कर सकते हो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई विल थिंकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, इसके बारे में, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के बारे में।
अगर आप चाहते हो इसके बारे में वीडियो, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी पेपर में क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करें, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम इस पे अपलोड करेंगे। और बोलने में कई बार कोई भी वर्ड्स की अगर मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो प्लीज इग्नोर इट, जस्ट फोकस ऑन योर टॉपिक। ओके, कि आपको इस कॉन्सेप्ट से क्या निचोड़ निकालना है, क्या लर्न करना है, जस्ट फोकस ऑन दैट। क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो जब हम बात करते हैं, कोई चीज समझाने की ट्राई करते हैं, समटाइम वी आर अनएबल टू यूज एक्यूरेट वर्ड्स, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, एंड यस, डू योर हार्ड वर्क, कीप इट अप, कैरी ऑन, वेल डन।